हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आइए बात करते हैं आज एनटीपीसी का जो 28 जनवरी का सवाल पूछा गया था। मैथ के सारे सवाल आप देखेंगे और लगभग आज 25 सवाल के आसपास आपके सामने आएगा, तो देखते जाइए। और ये सारे फर्स्ट शिफ्ट के ही लगभग है, हो सकता है एक दो क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट का हो, लेकिन ये लगभग सारे फर्स्ट शिफ्ट के ही क्वेश्चन है। तो अभी मैंने पोस्ट डाला था और बच्चों लोग ने कमेंट किया, वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए आपके सामने। पहला सवाल कहता है कि इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है। ऑप्शन याद नहीं है सर। अच्छा, ऑप्शन याद इनको नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये सवाल है इनमें से कौन सी संख्या 70 से 30% कम है, माने 70 से 30% कौन संख्या कम होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर वो 30% कम होगा इसका मतलब 70 के वो 70% के बराबर होगा। वो 30% कम होगा तो 70% इतना कम है तो 70% के बराबर जरूर है, ठीक है ना, इतना बराबर है। यानी 70 का 70% निकाल ले तो वो संख्या पता हो जाएगा। वो 49, वो संख्या 49 होगा। जो पूछा है ना कि कौन सी संख्या है जो 70 से 70% कम है, तो 49 है। चेक कर लीजिए कैसे। देखिए 70 से 49 कितना कम, घटा के देखिए। 10 में से 9 जाएगा तो 1, 6 में से 4 जाएगा तो 2, 21 है ना। 21 कम, 21 कम है 49 किस से, 70 से। तब बट्टा में 70% के लिए 100 से गुना करिए। अब 0 से 0, 7 या 21, 3 दहाई 30% कम हुआ कि नहीं। 21 कम किससे, 70 से। 49 जो है 21 कम 70 से, प्रतिशत में चेंज किए तो 30% हो गया ना, यानी कि वो संख्या 49 था। ठीक, तो ऑप्शन याद नहीं था, कोई बात नहीं, आपको अब आपको पता चल गया होगा। आइए अगला सवाल, a प्लस बी 20 दिन में, a अकेला 25 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। यहां पर है कि a प्लस बी दोनों मिलता है, वह काम को 20 दिन में कर लेता है। a अकेला करता है तो बेचारा 25 दिन लगाता है। तो बताइए कि b अकेला कितने दिन में कर देता। ध्यान दीजिएगा, दोनों मिलकर कोई काम 20 दिन में तो एक दिन में 1/20, और एक कोई काम 25 दिन में तो एक दिन में 1/25। एक दिन का काम a का निकाल दीजिए, अब b के एक दिन का काम बच जाएगा। b 1 डे में क्या किया, लीजिए 20-25 का एलसीएम हो गया 100, 20-25 100, 25-4 100, 1/100, 1/100 भाग आया ये काम एक दिन का। इसका मतलब 100 दिन लगता है किसको, अगर ये बी अकेला करे तो 100 दिन लगाएगा, एकदम धीरे धीरे करता होगा, तब ना दोनों मिलता है तो 20 दिन, जबकि ए को अकेला मात्र 25 दिन, 5 दिन ज्यादा अकेले लगता है, तो है ना। यानी बी जो है अकेला कितने दिन में करता है, 100 दिन में। ठीक, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कहता है कि 550 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है, 15% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना होगा। ये 550 न रह के 510 रहा होगा तब तो डायरेक्ट कट जा रहा है। अब 550 रहा होगा तो कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। 550 रुपए में बेचने पर 15% की हानि, ठीक, तब 15% की हानि हुआ, इसका क्या मतलब हुआ कि उस सामान को बेचा गया केवल 85% पैसा लेकर, नहीं तो 85% पर बेचा गया, जबकि बेचा गया है 550 में। ये दोनों विक्रय मूल्य हुआ, इसीलिए आपस में हुआ बराबर। अब ध्यान दो, सवाल कहता है कि 15% लाभ लेने के लिए कितना में बेचना होगा। ध्यान देना, अगर आप 100% के मान निकाल दीजिएगा तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं 15% लाभ कमाना तो 115% का मान निकाल लीजिए। यानी यहां 115% का मान निकालिए तो 550 बट्टा में कितना हो जाएगा, 85, गुना कितना हो जाएगा, 115। 5 से काटते हैं तो 17 बार में कट जाता है, और 5 से काटते हैं तो यह भी कट जाएगा। 5 से 11 बचे 55, ठीक है। 110 ऊपर हो गया, 110 गुना 115 अब बट्टा में कितना, 17। अब इसको गुना करके भाग लगाइएगा तो जो भी आ जाए वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 510 रहता तब पूरे कटता,
या दशमलव में ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, रुपया दशमलव में होता भी है। सवाल है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचने पर 25% लाभ कमाता है, पुस्तक के क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। दोस्तों इस सवाल में आप एक चीज देख रहे होंगे, कहीं पर रियल में रुपया नहीं दिया हुआ है, 100 रुपया 500 रुपया, जैसे पिछला सवाल में 550 का चर्चा हुआ था ना, तो जब 550 का चर्चा हुआ था, लेकिन इसमें उस 550 का चर्चा नहीं हुआ है, तो आपको क्या करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। जब पूरे सवाल में रुपया में नहीं दिया हुआ है तब आप 100 मान लीजिए, 100 मान लीजिए। किसको मानेंगे, अब एमआरपी को मानेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे पहला खेल तो एमआरपी से ही है। 100 रुपया एमआरपी मान लिए उस सामान का। सवाल कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य यानी एमआरपी पर 10% छूट से एक पुस्तक बेचता है, तो बेचता कितना है, 90 रुपया में। कैसे, क्योंकि 10% छूट देता है तो 90 में बेचा, फिर भी 25% का लाभ कमाता है। देखो अब क्रय मूल्य हम निकाल सकते हैं, क्योंकि 25% लाभ हुआ है तो 25% लाभ का होल वैल्यू निकाल लेते। 25% का मान 1/4, लाभ है तो जोड़ के 5/4, 25% के मान था, होल वैल्यू कैसे निकालते, जोड़ देते हैं, 4 1 5/4। अब अगर एसपी पता हो और सीपी पता करना हो, यानी एस पता है, सी पर जाना है, सी पीछे होगा, उल्टा गुना कर देना है, उल्टा गुना, 4 ऊपर 5 नीचे। अब आपका क्रय मूल्य भी पता चल गया, 5 से काटोगे 18 बार में, 18 चौके 72 रुपया हो गया इसका क्या, क्रय मूल्य। सवाल कहता है कि उसका क्रय और अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। क्रय पहले दिया है और अंकित मूल्य यानी एमआरपी बाद में, एमआरपी बाद में, इसका अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य तो 72 है भैया, और एमआरपी हमने क्या माना था, 100। काटते हैं 4 से 18 बार में और 4 से काटते हैं 25 बार में, तो रेशियो हो गया 18:25 का क्रय मूल्य और एमआरपी का। ठीक है, आइए देख लीजिए जरा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। तो आज का सवाल यह पूछा गया आपसे, सवाल पूछा गया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, ऑप्शन दिए हुए थे। दोस्तों ये तब आप बना पाते जब आपको एक फॉर्मूला याद रहता। आपका फॉर्मूला याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख सकते हो ना, इंटू सेक थीटा। देखो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें से अगर आप चाहते हो, जैसे प्लस वाला का पूछा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक के जगह थीटा है, यहां हमने थीटा कर दिया है, ए है, कोई दिक्कत नहीं। तो प्लस वाला पूछा था, माइनस वाला टर्म उधर चला जाएगा, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान होगा भाई वो होगा 1/, यानी 1 बट्टा में चल जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1/, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक ना। आइए अगला सवाल, आइए तो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये सवाल में है कि 216 भागा है 6 प्लस 6 गुना 4 माइनस 10। देखो प्लस माइनस हमेशा बाउंड्री होता है, प्लस माइनस क्या होता है भैया, बाउंड्री। तब बाउंड्री से इधर उधर जो भी है उसका काम कर लो। जैसे प्लस है तो बाउंड्री है, माइनस है तो बाउंड्री है, इधर काम करेंगे 36 छक्के 216 प्लस, ये माइनस है यहां प्लस है, तो बाउंड्री के अंदर गुना कर लीजिए, 6 छक्के कितना 24 माइनस 10। अब 24 में से 10 घटाइए 14, 14 को 36 में जोड़ दीजिएगा तो 50 आपका आंसर, या इन दोनों को जोड़ के भी 10 घटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अगला सवाल, आइए दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, एक समचतुर्भुज का परिमाप 116 मीटर है और एक विकर्ण 42 मीटर है, तो उसका एरिया बताइए। ये विकर्ण लिखा गया था, ठीक है, विकर्ण जो है, विकर्ण कितना है 42 मीटर, तो उसका एरिया बताना है। देखो कोई समचतुर्भुज होगा तो समचतुर्भुज के ये दोनों जो विकर्ण होते हैं ना, दोनों विकर्ण,
एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ये हमेशा 90 डिग्री पर समद्विभाजित करेंगे। यहां भी कोण बनाएंगे वो 90 डिग्री का, यहां भी बनाएंगे 90 डिग्री का, यहां भी बनाएंगे 90 डिग्री का, और यहां भी बनाएंगे 90 डिग्री का। समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसका चारों साइड बराबर होता है। ठीक है, अब देख लो, तो इसका परिमाप दिया है 116, तो 116 को अगर 4 से काट देते हैं तो 29 बार में कट जाएगा। 9 चौके 36, 4 दूना 8 3 11, ठीक है 29, यानी इसकी प्रत्येक साइड जो हो जाएगी ना दोस्तों, कितना 29 29 29 29 29 और ये 29, ठीक है, यानी 29 जो हो गया इसका क्या हो गया, प्रत्येक साइड हो गया, प्रत्येक भुजा हो गया। अब देखिए इसमें एक विकर्ण दिया है 42 मीटर। अब हमें तो नहीं पता कि विकर्ण 42 जो है से कौन है, बड़ा वाला है कि छोटा वाला, तो कोई भी लेके चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे होने वाला। हाँ, देखो 42 तो ये समद्विभाजित होता है, तो यहां से इधर जो बचेगा अपना, यहां से इधर जो हो जाएगा वो 21 हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी जो बच जाएगा वो 21 हो जाएगा, इधर भी 21 हो जाएगा, यहां से यहां तक का। ठीक है, अब बताइए ये एक त्रिभुज हो गया आपका, और इस त्रिभुज में दोस्तों, इस त्रिभुज में क्या आपको पता चल रहा है, पता है, इस त्रिभुज की अगर आप बात कर लोगे तो 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। अब इसको लंब ले लो या आधार ले लो, अगर ये आधार है तो ये लंब निकल जाएगा। अगर मान लेते हैं इसकी लंबाई x, इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं, यहां से यहां x, तो x का जो मान होगा आपको पता है, अगर कर्ण पता हो तो कर्ण के वर्ग में से कोई एक भुजा का वर्ग घटा दोगे तो दूसरा भुजा निकल जाता है किसी भी त्रिभुज में। अब देखो x बराबर, तो अंदर तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ के एक बार घटा के ये हो जाता आपका 50, और ये अगर 29 और 21 घटाएंगे तो कितना 8, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। x बराबर 8 × 5 = 40 यानी कि 400, तो x का मान आ गया 20। x का मान कितना आ गया 20 दोस्तों, यानी ये हुआ कि x का जो मान 20 आया तो इतना इधर भी होगा, यानी 20 इधर भी हो गया, यानी पूरा विकर्ण 40 हुआ। यानी कि एक विकर्ण पहले दिया हुआ था 42 और दूसरा विकर्ण जो आ गया वो आ गया 40। नहीं, सवाल क्या पूछता है, उसका एरिया बताइए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, तो 1/2 पहला विकर्ण 42, दूसरा विकर्ण 40, 2 से काट देते हैं तो 20 बार में। अब लो 42 दूना कितना होता है 84, 840, और ये मीटर में है तो 840 वर्ग मीटर इसका एरिया हो जाएगा। दोस्तों मुझे आपको सिखाना है, इसलिए थोड़ा सा समय लेकर हम सिखाते हैं, जल्दी जल्दी सवाल नहीं बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आए, तो बने रहिएगा एकदम इत्मीनान से, ठीक ना। आइए अगला सवाल देखिए, व्हाट्सएप पे बच्चों ने भेजा, कहता है कि 700 मीटर दूरी 7 मिनट में चला जाता है तो किलोमीटर प्रति घंटा में चाल बताइए। ठीक है भैया, ये 700 मीटर दूरी कितना देर में, 7 मिनट में चला जाता है, तो नीचे मिनट है तो गड़बड़ है, या तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगा या मीटर प्रति सेकंड में होगा। तो मीटर तो है या सेकंड नहीं है, तो मिनट है, इसको सेकंड बना लेते हैं, कितना से 60 से गुना करके, अब ये सेकंड हो गया। दोस्तों 0 से 0 काट देते हैं, 7 दहाई 70 काट देते हैं, अब 6 का आधा 3 भी हो जाएगा, 10 का आधा 5 भी हो जाएगा, बोले तो 5/3 ऊपर में मीटर बट्टा में सेकंड, यानी 5/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। अब अगर चाल को आप किलोमीटर प्रति घंटा में ले जाते हो तो 5/3 में 18/5 से गुना करना पड़ता है, तब जाके वो किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाता है। आपको ये सारी बातें हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा रखे हैं, सुनिए। 3 छके 18, अब 5 से 5 कटिए गया बेचारा, यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपके इस सवाल का जवाब हो गया। ठीक है, अच्छा आप जो भी विद्यार्थी जितना लेट एग्जाम दे रहे होंगे, बहुत अनुभव हो रहा होगा आपको कि इस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लगभग टाइप आप देखते जा रहे हैं। हाँ, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो बेसिक बढ़िया से पढ़ लिया है बच्चा, वो सवाल को बना सकता है।
अब देखिए एलसीएम एचसीएफ का सवाल है। 1 घंटी 6 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड और 4 सेकंड के बाद 1 घंटी फिर कितने बजे एक साथ बजेगी यदि पहले 10 AM पर बजा था। यानी ये क्या था ना कि 6 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड और 4 सेकंड के बाद बजती है, यानी इतने इतने अंतराल पर 6 3 5 4 ये 4 घंटियां हैं और 4 घंटी है, 1 घंटी नहीं होना चाहिए, यहां 4 घंटी होना चाहिए कि 4 घंटी 6 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड और 4 सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो एक साथ फिर कितने बजे बजेगी, जबकि वो पहले जो बजी थी वो 10 बजे बजी थी। दोस्तों ये घंटी बत्ती वाला सवाल आपको पता ही होगा। सुनिएगा, एक बात बताइए कि जब अलग अलग समय रहता है दिया हुआ, अलग अलग समय का अंतराल बजने का जलने का, तो आप इसका एलसीएम बना लीजिए तो एक साथ समय का अंतराल पता चल जाएगा। 6 3 5 4 का एलसीएम 30 तो होगा नहीं, क्योंकि 30 को 4 नहीं काटेगा, है ना। 30 दूना 60, 6 5 30 ना, 40 भी नहीं, 6 10 60, ये 60 हो जाएगा। 60 को देखो 4 भी काटेगा, 5 भी काटेगा, 3 भी काटेगा, 6 भी काटेगा। तो 60 सेकंड का जो अंतराल होगा ना, 60 सेकंड का जो अंतराल होगा उसमें क्या क्या होगा कि 60 सेकंड के अंतराल पर ये हमेशा बजेगा। 60 सेकंड का मतलब है दोस्तों कि हर 1 मिनट पर वो चारों घंटियां एक साथ बजेगी। तो पहले 10 बजे बजी थी ना, 1 मिनट इसमें ऐड कर लीजिए, यानी वो फिर से दोबारा 10 बजकर 1 मिनट पर, है ना, 10 बज के कितना 1 मिनट पर पुनः बजेगी। ठीक है, चलो 10 बज के 1 मिनट कहेंगे। आइए अगला, 800 रुपया 6%, 8% और 10% से दिया जाता है, तो 3 ईयर में कुल साधारण ब्याज बताइए। 3 साल का कुल साधारण ब्याज आपको बताना है। एक बात बताइए आप, साधारण ब्याज है यानी पहला साल 6%, दूसरा साल 8%, तीसरा साल 10%। साधारण ब्याज है तो मूलधन हमेशा वही रहेगा, है ना, मूलधन नहीं बढ़ेगा। तो पहला साल जो आएगा ब्याज कितना आएगा जानते हैं? पहला साल 800 का 6%, प्रतिशत से 2 जीरो काट लो, 6 48 रुपया। दूसरा साल जो ब्याज आएगा वही मूलधन 800 का 8%, प्रतिशत से 2 जीरो काट दीजिए, 8 64 रुपया। तीसरा साल जो ब्याज आएगा वो 800 का 10%, प्रतिशत से 2 जीरो काट दिया, 8 10 80 रुपया। अब सबको जोड़ दीजिए कि कुल ब्याज कितना आ गया। कुल ब्याज जो आ जाएगा ना वो आ जाएगा 8 4 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10, 6 4 10, 8 18 1 19, 192 रुपया 3 साल में ब्याज आएगा 800 रुपया पर। चलिए अगला आ जाइए, अगला सवाल। क्वेश्चन है किसी राशि 8% के दर से 3 बरस में ब्याज और 9% की दर से 2 बरस के ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो वो मूलधन क्या है? ठीक है, अब देखो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ऐसा कुछ नहीं बोला, तो सीधे ब्याज की चर्चा हो रहा है, तो समझ जाना ये साधारण ब्याज वाला सवाल है। 8% के दर से 3 साल में 8 3 तो 24% ब्याज होगा और 9% के दर से 2 साल में 9 दूना 18% ब्याज होगा। अंतर दिया हुआ 96 रुपया का, तो 18 में 24% ब्याज, 18% ब्याज में कितना का अंतर? 18 6 24, यानी कि 6% का अंतर। तो ब्याज में अंतर हुआ 6% का, जबकि रुपया में अंतर है 96 रुपया का। ये दोनों अंतर है इसलिए आपस में बराबर कर दिया। अब 100% का मान ही आपका मूलधन हो जाएगा। 96/6 गुना 100, 6 से काट दिया, 16 6 के 96, यानी 1600 रुपया ये मूलधन दिया गया होगा। ठीक है, आइए अगला सवाल आ जाइए। ये सारे सवाल व्हाट्सएप पर भेजे गए हैं आज के एग्जाम का। तो देखो x - 1/x बराबर कितना है? 5। तो सवाल क्या के पूछ दिया कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 का मान। अच्छा, इस सारा बात हम लोग अलजेब्रा के बेसिक में ही क्लास में कर लेते हैं, पहले क्लास में हो जाता है, ऐसा ही सवाल हर दिन पूछा गया। अब देखो x - 1/x बराबर 5 है। दोस्तों सबसे पहले x² प्लस 1/x² का मान निकालना है।
तब 5 का स्क्वायर 25, यहां माइनस है तो 2 घटाओ, 5 के स्क्वायर 25 और 2 घटा दिए तो 23। ठीक है, अब इससे आपको इस पर जाना है, ये स्क्वायर इसका स्क्वायर किए इतना हुआ, अब इसका स्क्वायर करके यहां जाएंगे तब 23 के स्क्वायर 529। देखो 23 के स्क्वायर किए 529। अब ये प्लस में है तो यहां 2 माइनस करेंगे, यहां प्लस में है तो 2 माइनस करेंगे। यहां क्या किए थे, सॉरी यहां देखिए 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 2 जोड़ना है, 5 के स्क्वायर 25, एक सेकेंड मैं भी मिस्टेक कर रहा था। देखो यहां कितना हमें दिया हुआ है 5 नहीं, 5 के स्क्वायर 25, अब माइनस है तो 2 जोड़ दीजिए, 25 और 2 27। अब यहां करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला आएगा, तो 27 का स्क्वायर करेंगे 729, आई प्लस में है तो 2 घटाएंगे, ये 729 में से क्या करेंगे 2 घटा देंगे, 727 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल आइए दोस्तों, चलो बहुत अच्छा सवाल। सवाल कहता है कि 70 90 80 30 40 10 20 50 60 का माध्य और 30 के जगह पे यदि 100 कर दिया जाए तो इनके माध्यों का अंतर क्या होगा। मतलब पहले जो दिया है उसका तो माध्य निकाल लीजिए, और फिर 30 हटा के उसके जगह अगर हम 100 रख देंगे तब उन दोनों के माध्य का अंतर कितना हो जाएगा। एक बात बताइए, ऊपर वाले सब को जोड़ देंगे तो सारा जीरो को जोड़ देंगे तो जीरो हो ही जाएगा, और फिर देखिए 6 5 11 2 13 1 14 4 18 3 21 21 8 29 और 9 29 और 9 9 9 18 38 38 7 45 450 हो गया उन सभी का योग। कितने संख्या है भैया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, 9 से भाग दे देंगे, इनका माध्य निकल जाएगा यानी कि एवरेज निकल जाएगा, माध्य यानी कि एवरेज ही हुआ। अब चलो 9 5 45, 50 बार में दोस्तों ये 50 बार में फिनिश हुआ, यानी पहले माध्य 50 था। सवाल कहता है कि उसमें से 30 के जगह पे 100 रख दीजिए, तो सब जोड़ के तो 450 हो रहा था, उसमें 30 भी था, इसमें 30 है यहां है ना, 30 को हटा देते हैं तो 30 इसमें से कम जाएगा, यानी हो जाएगा ये 420। अब फिर 100 रख दीजिएगा, 100 रख दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 520 हो जाएगा, क्योंकि 450 था, 30 हटा है तो 420 बचा 420, और उसके जगह 100 रख देंगे तो फिर हो जाएगा कितना 520। अब 520 का अब जो होगा औसत यानी माध्य 520 सबको जोड़ के, क्योंकि 30 के जगह अगर 100 रख देते जोड़ के 520 हुआ। अब इनका माध्य निकाल लो, इनका माध्य निकालने के लिए 9 से भाग इसमें, क्योंकि 9 संख्या ही रहेगा, संख्या उतना ही रहेगा है ना। अब क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे हम 9 से भाग देकर निकाल लेंगे हम औसत, तो 9 से 9 5 45 9 6 54, 9 5 45 हो गया हमारा। ठीक है, अब 9 5 45, उसके बाद हमारा शेष बच जाता है कितना 7, 7 पर 0 70, तो 9 7 63, 9 7 63, शेष बच जाता है फिर 7, 9 7 63, यानी यही आ जाएगा लगभग फिर 7 9 7 63 लगभग इतना, यानी तो इससे ये माध्य कितना ज्यादा है, यानी 7.77 लगभग इतना ही ज्यादा है। ठीक है, चलिए इनका अंतर हो गया। एक सवाल ये भी सवाल था आपका कि 5 25, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर यहां पर 36 हो जाएगा आपका आंसर। इस सवाल में आ जाइए, ये देखिए ये सवाल है कि 8 7 3 1 और a 6 से विभाजित है तो a का मान। दोस्तों 6 से कटने का रूल ये है कि जो संख्या 2 एवं 3 इन दोनों से कटती है वही संख्या 6 से कटेगी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का एक वीडियो बना हुआ है, अगर कोई भी संख्या किससे कौन कटेगी ये बात जानना है तो आप लिखिएगा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैथ मस्ती, इतना यूट्यूब पर लिख के सर्च करिएगा आ जाएगा। ठीक है, देखो अब 3 से कटने का नियम है कि अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, और 2 से कटने का नियम है कि अंतिम का अंक मतलब ये पूरा सम संख्या रहना चाहिए, यानी अंतिम में या तो 2 रहेगा, कोई भी सम संख्या रहे 2 4 6 या कोई 0 रहे तभी होगा। तो अब पहला बात 3 से काटना है तो 8 1 9 खत्म कर दिए। अब 7 3 10 10 है ना,
तो 10 11 नहीं कटेगा, इसके जगह 2 रख देंगे तो 7 3 10 और 2 12, 12 भी 3 से कट जाएगा और लास्ट में 2 है तो 2 से भी कट जाएगा ये संख्या। ठीक है, यानी ए के जगह आपका 2 चाहिए कम से कम। ठीक है, तो ऑप्शन देख के हम आंसर करते कि क्या है नहीं है। ठीक, चलो अगला सवाल। अगला सवाल आपके सामने, 200 सेब का विक्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर है। 200 सेब का विक्रय मूल्य 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो उस लाभ का प्रतिशत निकाले। अच्छा, 200 सेब बेचने से 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा सवाल ला होगा। तो 40 सेब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो जितना का लाभ हानि उसको ऊपर लिख देना है, बेचे गए वस्तु को नीचे लिख देना है। सुनिए, 40 को का लाभ हुआ है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है ना, तो जितना के लाभ उसको नीचे घटा दीजिएगा। अगर विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है तो घटाइएगा, अब विक्रय मूल्य के बराबर हानि रहेगा तो जोड़िएगा, उल्टा काम करिएगा। अब प्रतिशत के लिए 100% से गुना, बस देखिए ऊपर हो गया 40, नीचा हो गया 200 में से 40 गया 160, और प्रतिशत के लिए कितना हो गया 100% से गुना। 40 चौके 160, 4 से काटा 25 बार में, यानी कि हम कह सकते हैं 25% का क्या हो गया भैया, लाभ हो गया। हाँ, चलिए सवाल अगला कहता है कि एक दुकानदार 84 रुपए के प्रति दर्जन केला बेचता है तो उसे 12% का लाभ होता है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए कितना रुपया प्रति केला बेचना होगा। एक केला का विक्रय मूल्य पूछा है, तो एक काम करिए, 84 रुपया प्रति दर्जन मतलब 12 केला, प्रति दर्जन मतलब 12 केला, 12 केला 84 में, तो एक केला 7 रुपया में। अब एक केला 7 रुपया में बिक रहा है तो 12% का लाभ हो रहा है, 12% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कि 112% पर उसे बेचा जा रहा है और बेचा जा रहा है 7 रुपया पर। 20% लाभ कमाने के लिए आपको 120% पर बेचना होगा। 100% तो वस्तु का दाम में होता है। 7 रुपया लाभ हो रहा है 12% लाभ पर, यानी 112% विक्रय मूल्य 7 रुपया। ठीक है, अब 120%, चूंकि 20% लाभ कमाना है तो कितना, 1 रुपया सॉरी एक केला कितना में बेचना होगा ये देखना है। तो 20% लाभ कमाने के लिए 120% पर बेचेंगे, तो 7/112 गुना कितना हो जाएगा 120। ठीक है, अब काट दीजिए, 2 1 3 1 4, 4 से तो काट ही सकते हैं, 4 16 सते 112 हो गया। अब 4 से इसको काटते हैं तो 4 बार में, 4 से इसको काट सकते हैं 30 बार में। ठीक है, अब 4 का आधा 2, 30 का आधा 15, 15/2 रुपए बेचना है। इसका मतलब है 7.5 रुपए केला बेचिए, 7.5 रुपया में एक केला बेचना है। ठीक है, 7.5 रुपया में कितना, एक केला बेचना है, हो गया। अगला देखो, सवाल कहता है पेट्रोल का दाम 20% बढ़ जाने पर पेट्रोल कितना प्रतिशत खर्च कम कर देना चाहिए ताकि लोगों पर कोई असर न पड़े। ऐसा सवाल पीछे भी पूछा गया एक दिन। ठीक है, 20% पेट्रोल का दाम बढ़ गया, इसका बनाने का तरीका है 20% लिख लीजिए, 20 लिख लिए, और 20% बढ़ गया है तो बट्टा में 120 लिखिए, प्रतिशत के लिए 100% से गुना। 20 6 के 20 से 6 का आधा 3, 100 का आधा 50, और 50/3 मतलब 16.2/3%। ठीक है, यह करना होगा खपत में कमी, खर्च में कमी करना होगा। ठीक है, केवल दाम ऊपर देखना है कि दाम बढ़ा है कि घटा, उसी के हिसाब से नीचे जोड़ या घटाव करिएगा। 20% बढ़ा है तो 20/120 लिखेगा, 20% घटल रहता तो 20/100 में से 20 घटा के यानी 80 लिखते बट्टा में। सवाल देखिए जरा, एक पेड़ का शीर्ष टूटकर जमीन पर उसके जड़ से 6 मीटर की दूरी पर लटकता है, अभी भी पेड़ 8 मीटर खड़ा है, तो पेड़ की लंबाई क्या होगी। देख लीजिए, मान लीजिए कि पेड़ यहां से टूट के गिर गया, बड़ा पेड़ रहा होगा, टूट के गिर गया है और जमीन से अपने जड़ से 6 मीटर दूर पर यहां लटका हुआ है, और पेड़ अभी भी कितना बचा हुआ है, जो खड़ा है वो 8, तो ये 8 और ये 6, तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो सवाल कहता है कि पेड़ की लंबाई क्या होगी, तो बताइए पेड़
की लंबाई जो होगी भैया, लंबाई कितनी हो जाएगी जानते हैं? ये 8 तो जो खड़ा है 100 और 10 ही गिर गया 100, 8 + 10 कितना? 18 मीटर का वो पेड़ है। वो पेड़ कितने का है? 18 मीटर का। ठीक, चलो अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन है किसी वर्ग और आयत के लंबाई में 30% और चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, आयत के लंबाई भी 30% बढ़ाया जा रहा है, चौड़ाई भी 20% बढ़ाया जा रहा है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब एक ही वस्तु पर 2 बार घटना घट जाए लगातार, ए बी फॉर्मूला लगेगा। ए बी फॉर्मूला है a + b + ab बटा 100। ठीक है, इस पर रगड़िए इसको, तो पहले 30 + 20 + 30 गुना 20 बट्टा 100 इतना प्रतिशत। ठीक, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 30 20 हुआ 50 अब प्लस 2 3 6, बोले तो ये टोटल 56% उसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, ये वृद्धि हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ गया 56%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 500 रुपए की राशि को 5% साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष का उतना ही राशि को उतना ही दर से उतना ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा, कहता है कि 500 रुपया राशि को 5% साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष के लिए दिया गया। ठीक है, तब पूछता है 500 रुपया राशि को 5% साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष का उतना ही राशि को उतना ही दर से उतना ही समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इस सवाल कैसा रहा होगा जानते हैं? अगर मान लीजिए कि ये 500 रुपया मूलधन है, मैं 2 तरीके से आपको बता देता हूं। 500 रुपया अगर मूलधन है, चूंकि ये क्लियर नहीं समझ आ रहा है, 500 रुपया राशि को 5% के साधारण ब्याज के दर से 2 वर्ष का, तो 5 दूना 10% हो जाता, 2 साल में ब्याज निकल गया। ठीक है, तो अगर ब्याज निकल गया कितना जानते हैं? 10% साधारण ब्याज, एसआई जो ब्याज होगा, तो 500 का 5 दूना 10%, प्रतिशत से 2 0 कटा 50 रुपया। तो अब कहता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए उसी राशि से, रेट आपका वही 5%, टाइम आपका वही 2 वर्ष। तो सीआई निकालने का तरीका है भैया, पहला काम रेट का स्क्वायर 0.2 अंक के बाद, 5 का स्क्वायर 25, 0.2 अंक के बाद, अब प्लस एसआई, तब 5 दूना 10 यानी 10.25%। दोस्तों, ये 50 रुपया जो ब्याज है वो तो 10% का मान है, क्योंकि एसआई निकलता है आर इंटू टी, 5 दूना 10% हुआ एसआई, तो 10% एसआई है, जबकि एसआई है 50 रुपया। अब अगर 10.25% मान निकालना हो यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, तो इतना आएगा, इसका मान निकालना पड़ेगा। तो 50 बट्टा 10 गुना हो गया 10.25, तो यहां से दशमलव उड़ा दिए, बट्टा में 100 कर लिए, कोई बात नहीं है, 0 से 0 कर दीजिए, ऊपर गुना ही कर लीजिए, और नहीं तो काट दीजिए। चलिए गुना कर देते हैं, तो कितना हो जाता है? 25 पचे 100, सॉरी 1 सेकेंड, 25 के 5 हासिल 2, 5 दूना 10 और 2 12 हो गया ये पूरा, और 5 एकम 5। ठीक है, 100 हटाना है, यहां 51.25, यानी साधारण ब्याज 50 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 51.25 रुपया। ठीक, आइए एक सवाल यह भी है, किसी धन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 है तो उसका आयतन क्या होगा? सॉरी, किसी धन नहीं, घन है, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 864, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन जो होता है उसका क्या होता है ना, घन का अगर आप बात करेंगे घन में, तो घन का प्रत्येक साइड क्या होता है? एक वर्ग का होता है, इसका 6 सतह होता है, एक सतह ए स्क्वायर होता है, मतलब एक वर्ग होता है, ए स्क्वायर होता है एक सतह, 6 सतह होता है 6 स्क्वायर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 864। अगर 6 से काटते हैं तो 6 एकम 6 शेष 2, 2 पर 6 26, 6 चौके 24, 2 6 चौके 24, ए स्क्वायर बराबर 144, तो ए का मान हो जाएगा 12, एक भुजा 12 हो गया,
आयतन क्या होगा? तो वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम के लिए भुजा क्यू होता है इसका, ए क्यू, तो 12 का क्यू करना होगा, और 12 का क्यू शायद 1728 होता है, तो 1728 हो जाएगा। अगर मीटर होगा तो मीटर क्यू कहिएगा, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर क्यू कहिएगा, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और है अपने पास, देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है। कहता है कुछ आदमी कोई काम को 70 दिन में कर सकता है, अगर 10 आदमी और लगा दिया जाए तो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, तो पहले कितने आदमी था? तो पहले मान लेते हैं x आदमी था, और कहता है कुछ आदमी कोई काम 70 दिन में कर सकता है, मतलब यही x आदमी कोई काम 70 दिन में कर सकता है, तो ये कुल काम की मात्रा हुआ कि इतना आदमी हम मान लिए हैं 70 दिन में होता था, इतना गुने 70 कुल काम की मात्रा। अब कहता है अगर 10 आदमी और लगा दिया जाए, मतलब कि x प्लस 10 आदमी रहे, तो काम 10 दिन पहले समाप्त हो जाएगा। पहले 70 दिन में होता था, अब इतना आदमी 60 दिन में ही कर लेगा उसी काम को, यानी दोनों एक ही काम है। दोस्तों आप 0 से 0 काट लो, अब ये 7x हुआ बराबर 6x प्लस 10 छके 60, ये आके घट गया, तो x का मान कितना हुआ 60। पहले हमने माना था x आदमी, यानी पहले 60 आदमी था, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।